Hey everyone, this is CA रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और आज हम पहुंच चुके हैं अपने डे 41 के अंदर। ठीक है, सो इट्स डे 41 पार्ट 1 ऑफ व्हाट योर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6। ठीक है, अगर आपको डिडक्शन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं आता है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से पूरा एंड तक वीडियो देखना है और एंड तक आपके सारे डिडक्शन जो है वो याद करके फिर जाना है। ठीक है, अब चैप्टर का नाम क्या है? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। जैसे कि अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? तो मैम हमने 5 हेड पढ़ लिए, क्लबिंग पढ़ लिया, सेट ऑफ पढ़ लिया। ठीक है, तो एक बार मैं उसका पॉइंट दिखाना चाहूंगी। किसका? क्लबिंग का सेट ऑफ का है क्या? सेट ऑफ में पढ़ाया था शायद, नहीं क्लबिंग में पढ़ाया था। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने हेड होते हैं? तो हमारे पास ना टोटल 5 हेड होते हैं। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और पांचों हेड का नाम क्या क्या है? तो पांचों हेड में सबसे पहला हेड कौन सा है? सैलरी हेड, फिर है हाउस प्रॉपर्टी, फिर है पीजीबीपी, फिर है कैपिटल गेन और फिर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, टोटल हमारे पास 5 हेड है। जब मैं पांचों हेड का टोटल करती हूं तो क्या आता है मेरे पास? ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम में से सर ना मैं क्या करती हूं? माइनस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ठीक है, मैं चैप्टर 6A की जो डिडक्शंस है ना उसको क्या कर रही हूं? माइनस कर रही हूं। तो फिर मेरा क्या आ जाएगा? फिर मेरा आ जाएगा टोटल इनकम। ठीक है, तो टोटल इनकम निकालने का प्रोसीजर क्या है? टोटल इनकम निकालने का प्रोसीजर है कि हम पहले पांचों हेड को ना सर टोटल करेंगे और उसके बाद उसको बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस से इसको नेट लेके आने में हम क्या माइनस करते हैं? डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। अब सर डिडक्शन किस किस चीजों की मिलेगी? वो डिडक्शन ना कुछ खर्चों की मिलती है और कुछ इनकम की मिलती है। ठीक है, ऐसे खर्चे या ऐसे इन्वेस्टमेंट जो सरकार प्रमोट करना चाहती है, ऐसे खर्चे या ऐसे इन्वेस्टमेंट जो सरकार प्रमोट करना चाहती है उनकी डिडक्शन दे देती है। या फिर ऐसी इनकम जो सरकार चाहती है कि इंडिया में टैक्सेबल तो उनकी डिडक्शन दे देती है। ठीक है, तो ये डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से टेक्निकली किन किन चीजों के लिए है? या तो आपने कोई एक्सपेंस करना है उसके लिए है, या तो कोई इन्वेस्टमेंट सरकार प्रमोट करना चाहती है कि ये वाला लाइफ इंश्योरेंस खरीदो, ये वाला क्या बोलते हैं म्यूचुअल फंड खरीदो, ये वाले यूनिट्स खरीदो। ठीक है, तो उसके लिए है। या तो किसी टाइप की क्या है सर? इनकम है, तो सरकार चाहती है कि ये इनकम सबकी है तो एक जनरल बेनिफिट प्रोवाइड करना चाहती है कि अगर आपकी ये वाली इनकम है तो आपको डिडक्शन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो कुछ स्कीम की जो इनकम होती है, कुछ इन्वेस्टमेंट इनकम होती है, उनको क्या करना चाहती है? सरकार प्रमोट करना चाहती है। तो इस तरीके से अल्टीमेटली सरकार का जो एम है वो क्या है? तो सरकार का एम ना इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने का है। ठीक है, कुछ ऐसे खर्चे जो हर किसी के होते हैं, ठीक है, तो उसमें सरकार डिडक्शन देके टैक्स कम कर रही है। कुछ तो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट पे लगा रही है और कुछ जो इनकम आ रही है इन्वेस्टमेंट से, इंटरेस्ट इनकम वगैरह, उसकी डिडक्शन जो है वो दे रही है। तो ये डिडक्शन में ना सिर्फ सिर्फ खर्चे नहीं मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट भी मिलते हैं और इनकम की डिडक्शन भी मिलती है। और डिडक्शन को मैं माइनस करती हूँ तो मेरा क्या आ जाता है? टोटल इनकम। तो ये बिल्कुल एक लॉफुल तरीका है। तो इसी को बोलते हैं क्या हम? टैक्स प्लानिंग। ये मैं प्रीवियस ईयर में क्या कर लूं? टैक्स को मैं क्या बोलते हैं? अपनी इनकम को ऐसी ऐसी जगह पे लगाऊं ताकि मेरे को जो है ग्रॉस टोटल इनकम को कम करने का क्या मिल जाए? मौका। ठीक है, तो इस जो सरकार ने खर्चे मेंशन किए हैं चैप्टर 6A के तहत, उसमें सीए सीएस सीएमए
ये लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यही लोग को जनरल पब्लिक को बताएंगे ना कि आप यूलिप में इन्वेस्ट कर दो, या आप क्या बोलते हैं ईएलएसएस में लगा दो, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में, या फिर और कोई म्यूचुअल फंड में लगा दो, नोटिफाइड म्यूचुअल फंड। तो अल्टीमेटली ये क्या है, टैक्स प्लानिंग या कंसल्टेशन का एरिया है, जो कि आपको रियल लाइफ में भी क्या होता है सर, काम आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी लिस्ट पढ़नी पड़ेगी, फिर उसके बाद किसको मिलती है किसको नहीं मिलती है वो सब जो है वो पढ़ना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो आ जाते हैं अपन किसकी तरफ। तो पहले अपन चार्ट बुक दिखाते हैं कि चार्ट बुक में ना सर हमने इसको सिर्फ 4 पेज में क्या कर दिया है, खत्म कर लिया, इंक्लूडिंग डिडक्शन। चैप्टर 6 का डिडक्शन भी इंक्लूड करके पूरा का पूरा डिडक्शन सिर्फ सिर्फ 4 पेज में खत्म। फिर हमारी आती है क्या, टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक में जो है पहले हम इसको टोटल 11 पेज से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर जो है वो धीरे धीरे इसको समराइज करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर का नाम है सर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एंड SEZ डिडक्शन। तो चैप्टर 6A की डिडक्शन और SEZ की डिडक्शन, तो सर 2 वर्ड होते हैं, एक होता है क्या डिडक्शन और एक होता है एग्जेम्पशन। तो दोनों में फर्क क्या है कि जो SEZ वाला पार्ट है वो डिडक्शन है कि एग्जेम्पशन है, तो ऑब्वियसली डिडक्शन है। वो डिडक्शन में और एग्जेम्पशन में फर्क क्या हो, तो मैं बताती हूँ आपको कि जो एग्जेम्पशन होती है ना सर, वो यहाँ पर इंक्लूड ही नहीं होती। ठीक है, ऐसी इनकम जो टोटल इनकम में कभी आएगी ही नहीं उसको बोलते हैं एग्जेम्प्ट इनकम। और डिडक्शन मतलब जो ग्रॉस टोटल इनकम के बाद आप जो माइनस करते हो, जो खर्चे या इनकम, टोटल इनकम निकालने के लिए, उसको बोलते हैं क्या, डिडक्शन। ठीक है, तो हमारे पास डिडक्शन और एग्जेम्पशन का मतलब क्या है, तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। एग्जेम्पशन मतलब इनकम which do not form part of total income, कि ऐसी इनकम जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती, ऐसी इनकम जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती है, उसमें क्या बोलते हैं, उसको हम एग्जेम्पशन बोलते हैं। ठीक है, और डिडक्शन का मतलब होता है इनकम इज फर्स्ट टैक्स included, income is first included in GTI and then deduction is available against such income। अगर इनकम के अगेंस्ट में डिडक्शन मिल रही है तो पहले वो जीटीआई में इंक्लूड होगा। ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्टली एक्सपेंस के अगेंस्ट में डिडक्शन मिल रही है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो डायरेक्टली माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकम इंक्लूड होती है जीटीआई में, एक्सपेंस इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, तो पहले अपन को जीटीआई में इंक्लूड कर देंगे और उसके बाद उसकी डिडक्शन जो है वो ले ले। तो डिडक्शन कब मिलती है, डिडक्शन मिलती है आफ्टर जीटीआई। ठीक है, और क्या बोलते हैं एग्जेम्पशन जो मिलता है वो कब मिलता है, एग्जेम्पशन मतलब क्या होता है, ऐसी इनकम जो टोटल इनकम में कभी आती ही नहीं है, कहीं पर भी नहीं आती, उसको बोलते हैं क्या, एग्जेम्पशन। वो डिडक्शन ये जो है वो किसके लिए है, वो डिडक्शन ये जो है वो डिडक्शन अगेंस्ट इनकम, कि अगर आपको इनकम के अगेंस्ट में डिडक्शन मिल रही है तो पहले इनकम को इंक्लूड करो जीटीआई में और फिर डिडक्शन ले लो, क्या बोलते हैं, जीटीआई के बाद माइनस करके। अगर आपको डिडक्शन अगेंस्ट एक्सपेंस मिल रहा है, डिडक्शन अगेंस्ट एक्सपेंस, जैसे कि ट्यूशन फीस का पेमेंट हो गया, आरपीएफ का पेमेंट हो गया, एसपीएफ का पेमेंट हो गया, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, तो अगर आपको अगेंस्ट एक्सपेंस अगर आपको डिडक्शन मिल रही है तो उस केस में आपको क्या करना है, अलाउड इफ पेड
विद इन प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो अगर आपको क्या मिल रहा है, अगर आपको ये मिल रहा है डिडक्शन, अगर आपको क्या हो रहा है कि अगर मतलब अगर आप डिडक्शन ले रहे हो एक्सपेंस के अगेंस्ट में, तो एक्सपेंस क्या हो जाना चाहिए सर, पेड हो जाना चाहिए विद इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, हमारा प्रीवियस ईयर क्या है 25-26, तो 25-26 में मैंने जो एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है उसकी रिडक्शन मिलेगी, वो भी जो इसमें लिस्टेड होगा। ठीक है, जो इसमें बता दिया होगा कि इस रिडक्शन, इस खर्चे की रिडक्शन आपको मिल जाती है। ठीक है, तो या तो एक्सपेंस हो सकता है या तो इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगर आप कहीं इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो उसकी रिडक्शन मिल सकती है। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, नाउ कम बैक टू योर टॉपिक, रिडक्शन अंडर चैप्टर 6 एंड एसी डैश रिडक्शन। तो एसी जेड ना सर एक अलग सा टॉपिक है, उसको अपन बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, रिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। तो चैप्टर का नाम है बस एक, ये चैप्टर 6 के अंदर रिडक्शन जो है वो दी गई है। ठीक है, अब जनरल प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन क्या बोलता है ये, जीटीआई कैलकुलेशन। ये जो जीटीआई का कैलकुलेशन है, ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेशन, इज डिराइव्ड बाय एडिंग द इनकम फ्रॉम 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो जीटीआई कैसे निकलता है, पांचों हेड को ऐड कर, तो हमको पता है सर ये बाय एडिंग द इनकम फ्रॉम 5 हेड्स, 5 हेड को ऐड करके आप जीटीआई निकालते हो, ये बात हमको ऑलरेडी क्या है पता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोलता है, द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A कैन नॉट एक्सीड जीटीआई, मींस assessee cannot have a loss due to reduction which can be set off against any loss। क्या बोलना चाह रहा है कि कभी भी जो आपकी डिडक्शन है वो किससे ज्यादा नहीं हो सकती, जीटीआई से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए अपन लेते हैं क्या, इधर फॉर एग्जाम्पल हमको क्या निकालना है, टोटल इनकम। तो टोटल इनकम में सबसे पहले अपन क्या लेंगे, सैलरी। सैलरी फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने लिए 2 लाख रुपए, कंप्यूटेड है ना ये सारी चीजें, 2 लाख कंप्यूटेड आंसर है। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये कितना है बेटा, ये है आपका 1,50,000। ठीक है, उसके बाद सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पीजीबीपी, पीजीबीपी हमारा 50,000। फिर है हमारा कैपिटल गेन जो है हमारा नील, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है 10,000। तो जब मैं सबको ऐड कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो गया, 4,10,000। तो 4,10,000 रुपए आपका क्या हो गया, जीटीआई हो गया, माइनस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। तो ये डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से जो है ना, जो भी जितने भी सेक्शंस है 80C से लेके 80U तक, ये मैक्सिमम कितना माइनस हो सकते हैं, 4,10,000। 4,10,000 से ज्यादा की डिडक्शन मैं नहीं ले सकती। मतलब अगर मेरे को फॉर एग्जाम्पल मैंने खर्चा डिडक्शन में 5 लाख भी कर दिया है, बट फिर भी यहाँ पे मैं मैक्सिमम कितना माइनस करूंगी, 4,10,000। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि 4,10,000 माइनस 5 लाख तो बचा कितना, 80,000। तो 80,000 रुपए लॉस लेके उसको सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कर, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो अच्छा हो जाएगा, लोग इनकम दिखाएंगे 4,10,000, खर्चा कर देंगे 5 लाख और उसका लॉस क्लेम कर लेंगे। वाह वाह वाह, इतना पैसा आ कहाँ से रहा है जब इनकम इतनी है। तो वही बोलना चाह रहा है कि कभी भी आपकी रिडक्शन जो है वो आपकी जीटीआई से एक्सीड नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम कितना माइनस कर सकती हूँ, 4,10,000 माइनस हो गया, तो आपकी आ गई क्या, टोटल इनकम विच इज वॉट योर नील। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम अप टू जीटीआई। ना टेक्स्ट बुक में आ जाओ, नेक्स्ट क्या बोलता है ये बोलता है सर कि डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A इज नॉट अलाउड अगेंस्ट सर्टेन इनकम। कि डिडक्शन जो आपकी चैप्टर 6A की है ना, वो कुछ इनकम के अगेंस्ट में अलाउ नहीं होती, कुछ इनकम के अगेंस्ट में माइनस नहीं होती। पहला कौन सा है आपका, पहला है आपका 35A डिडक्शन अंडर पीजीबीपी, जो स्पेसिफाइड बिजनेस डिडक्शन आपको वहां पर मिल रही है ना। ठीक है, उसके बाद
आपको वापस से इसकी जो इनकम है उसके अगेंस्ट में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। प्लस स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में आपको डिडक्शन नहीं मिलती है। स्पेशल इनकम मतलब 112A, 112, 111A एंड 115BB और एक्सेट्रा जो भी आपकी अदर इनकम, अदर स्पेशल इनकम है। तो एक तो 35AD के अगेंस्ट में आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा और दूसरा स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक सर हमने बहुत बेसिक पढ़ा है। बेसिक में क्या बोलता है, जीटीआई का मतलब होता है पांचों हेड का टोटल। तो यहाँ पर हाँ पता है हम लोग को, ठीक है, जीटीआई मतलब 5 हेड, 5 हेड का टोटल क्या है हमारा जीटीआई। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या बोलता है कि डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, जो डिडक्शन है चैप्टर 6 की वो एक्सीड नहीं कर सकती। किसको एक्सीड नहीं कर सकती, जीटीआई को। मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आपकी बातें आपके दिमाग में घुस जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, चैप्टर 6A की जो डिडक्शन है कुछ इनकम के अगेंस्ट में माइनस नहीं होती है। पहली क्या है, 35AD इनकम, कि 35AD की जो इनकम है उसके अगेंस्ट में नहीं होगा और 112A 112 मतलब स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में नहीं। आई होप आई एम क्लियर। तो दिस इज व्हाट योर चैप्टर 6A का डिडक्शन, जो कि बोलता है कि जीटीआई का मतलब 5 हेड है। दूसरा बोलता है कि चैप्टर 6A की डिडक्शन कभी भी टोटल जीटीआई को एक्सीड नहीं कर सकती और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A इज नॉट अलाउड अगेंस्ट इसकी 35AD का इनकम और स्पेशल इनकम। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A के बारे में समझते हैं। क्या बोलता है ये कि डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो क्या है, दो पार्ट में डिवाइड की गई है। मतलब जीटीआई में ना आप दो डिडक्शन माइनस करते हो। ठीक है, जीटीआई में दो डिडक्शन माइनस करते हो, एक तो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A माइनस करते हो, ठीक है, और दूसरा डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA जिसको हम क्या बोलते हैं सर, SEZ, कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो हमारा प्रॉफिट हुआ है उसके अगेंस्ट में हमको रिडक्शन मिलती है। मतलब हम सरकार के जो ये स्कीम बनाई गई है SEZ वाली, ठीक है, सरकार की जो SEZ वाली स्कीम बनाई गई है उसके अगेंस्ट में अगर क्या बोलते हैं वहां पर बिजनेस करते हो और फिर वहां पे अगर आपको क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट करते हो वहां से, तो वहां पर डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है, फिर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है तो क्या बोलता है ये, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। ठीक है, कि अगर कुछ पेमेंट्स है, सरकार ने ये कैटेगरी बनाई है ए कैटेगरी, कि ये कुछ पेमेंट मैं बता रही हूं, अगर आप इसका पेमेंट करते हो तो डिडक्शन ले, तो ये पेमेंट जो है वो कब तक करना है, तो पेमेंट जो आपको करना है वो करना है विद इन प्रीवियस ईयर। ठीक है, पेड विद इन प्रीवियस ईयर, कि अगर आप प्रीवियस ईयर में कुछ खर्चों का पेमेंट करते हो तो आपको चैप्टर 6 से रिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट नंबर ए है। उसके बाद पॉइंट नंबर बी जो है वो क्या बात करता है, रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम, कि सर्टेन इनकम के अगेंस्ट में आपको मिलती है। तो इसमें एक आता है 80QQB और एक आता है क्या 80RRB। तो ये दोनों किसके लिए बेटा, रॉयल्टी इनकम के लिए, कि रॉयल्टी की जो इनकम हुई है उसके अगेंस्ट में, मतलब अगर आप इंडिया में टैक्सेबल करते हो अपनी रॉयल्टी इनकम को तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और एक सेक्शन एक्स्ट्रा यहाँ पर 80JJA, ये है आपका एक्सपेंस के अगेंस्ट में है। ठीक है, कि अगर आप कुछ क्या बोलते हैं खर्चा करते हो, मतलब जॉब देते हो नए एम्प्लॉयज को, तो उसकी रिडक्शन ये। उसके बाद जो सी है, रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम, मतलब कि ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होने वाली इनकम है। तो ये है आपकी 80TTA जो कि नॉन सीनियर सिटीजन के लिए है। TTA नॉन सीनियर सिटीजन के लिए है और TTB जो है 80TTB वो किसके लिए बेटा, सीनियर सिटीजन के लिए, कि सीनियर सिटीजन को अगर अदर सोर्सेज की इनकम हो रही लाइक इंटरेस्ट एंड ऑल, तो उसकी रिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, और डी जो है आपका उसमें अदर रिडक्शन जिसमें आता है सेक्शन 80U जो बात करता है किसकी, डिसेबिलिटी की, सेल्फ डिसेबिलिटी ना, कि अगर आप खुद डिसेबल्ड, सेल्फ डिसेबिलिटी, कि अगर आप खुद डिसेबल्ड हो और आपको कोई इनकम हो रही है तो यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगी। तो इसको बोलते हैं पॉइंट नंबर डी। ठीक है, और डिडक्शन वाला चैप्टर 6 में 4 पार्ट है। पहला है आपको पेमेंट करने पे, कि आप कुछ पेमेंट करोगे और पेमेंट विद इन प्रीवियस ईयर हो जाएगा तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड बात करता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम, कि कुछ इनकम है
अगर आप ऐसी इनकम अगर टैक्सेबल करते हो तो आपको रिडक्शन मिल जाएगी। थर्ड वाला बात करता है रिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम, कि अदर सोर्सेज की कुछ इनकम जो है उस पर रिडक्शन मिल जाएगी। और लास्ट वाला है आपका अदर रिडक्शन, उसमें इंटर लेवल पे एक ही सेक्शन है एटीयू, जो कि बात करता है क्या, सेल्फ डिसेबिलिटी की। तो सेल्फ डिसेबिलिटी पे आपको रिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला जो है वो अपना पॉइंट नंबर ए आ जाएगा, दैट इज व्हाट योर एक्सपेंडिचर बेस्ड रिडक्शन, और यहाँ पे आप बाजू में लिख सकते हैं रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स, कि अगर आप पेमेंट करोगे, और पेमेंट कब तक सर, प्रीवियस ईयर के बाद कर दोगे, ड्यू डेट से पहले कर दोगे, रिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर सर्टेन पेमेंट अगर आप कर दोगे ड्यू डेट तक तो आपको रिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन एटीसी, एटी ट्रिपल सी, एटीसीसीडी और इन्वेस्टमेंट एंड पेंशन। तो क्या बोलते हैं, सबसे पहला सेक्शन जो है वो क्या है, सेक्शन एटी सी। तो एटी सी को ना मैं नाम रखा है इसका चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि ना हम चॉइस कर सकते हैं, हमारे पास लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, नीचे दिया गया यहाँ पर लिस्ट, कि हमारे पास ना सर लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो सी मतलब क्या हो गया सर, चॉइस। एटीसी क्या है, चॉइस है, कि भैया 1.5 लाख रुपए है, 1.5 लाख तक मैक्सिमम खर्चा कर सकते हो, तो इस 1.5 लाख को मैं कैसे करूं, कैसे 1.5 लाख को एडजस्ट करूं और अपनी एटीसी की रिडक्शन जो है वो ले लूं, तो ये मेरे को क्या करना है, चॉइस करना है। तो सी मतलब क्या हो गया, चॉइस। ठीक है, अब स्कोप स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 1.5 लाख की, 1.5 लाख रिडक्शन जो है वो मिल जाती है। क्या बोलते हैं, एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। ठीक है, अब इंडिविजुअल के लिए फैमिली क्या है और एचयूएफ के लिए फैमिली क्या है। फैमिली क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ केसेस में क्या है ना, कुछ कुछ केसेस में नीचे आपको फैमिली के भी डिडक्शन मिलती है, सब में मिलती है एटीसी में नहीं, कुछ कुछ केसेस में फैमिली की डिडक्शन भी मिल जाती है। ठीक है, तो एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। अब नेक्स्ट फैमिली फॉर इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल के लिए फैमिली क्या है, सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन। क्या पेरेंट्स लिखा है यहाँ पर, नहीं। तो क्या पेरेंट्स फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, आप सोचते हो कि माँ बाप के फैमिली में नहीं है, फैमिली के डेफिनेशन में जरूर आ सकते हैं वो आपकी, बट यहाँ पर डिडक्शन नहीं मिली तो एटीसी के हिसाब से। तो आपको लगता है क्या कि आपको अपने पेरेंट्स के लिए एलआईसी नहीं लेनी चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए, ले सकते हो बेटा, इतना सेल्फिश होने की क्या जरूरत है, डिडक्शन बस नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि पेरेंट्स के, तो पेरेंट्स के नाम पे ले लो ना, पेरेंट्स के अकाउंट से पेमेंट करवा दो, पेरेंट्स के रिटर्न में क्लेम करवा दो। तो कृपया इतने सेल्फिश ना बने डिडक्शन के चक्कर में, और टैक्स प्लानिंग सही से समझे और सही से करें। ठीक है, अब तो इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल के लिए क्या है, सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन। अब इसमें कोई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं लिखा हुआ है, तो चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एचयूएफ का रिलेटिव कौन है, एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ, जो एचयूएफ का मेंबर है वो उसका रिलेटिव। ठीक है, तो एटीसी दैट इज माय चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर मैक्सिमम 1.5 लाख, इंडिविजुअल एचयूएफ, इंडिविजुअल के लिए सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, एचयूएफ के लिए उसका कोई भी नहीं। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हो, तो पहला जो कैटेगरी है वो है इंश्योरेंस और एन्युटी प्लान। तो यहाँ पे आप इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करते हो, तो अब एक चीज ध्यान रखना, आपका पेमेंट जो है बेटा वो बैंक अकाउंट से होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको क्लेम देना इजी होता है, और आपके मतलब आपको अगर कहीं दिन प्रूफ देना पड़े तो वो आपके लिए इजी है। और जब भी एज अ सी आप किसी का रिटर्न फाइल करते हैं तो आप उनके बैंक स्टेटमेंट चेक करते हो कि पेमेंट हुआ है नहीं हुआ है, किससे हुआ है। तो अगर मुझे रिडक्शन चाहिए और मैंने अपना एलआईसी भी किया है, तो मुझे अपने अकाउंट से पेमेंट करना चाहिए यहाँ पर डिडक्शन लेने के लिए। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि पेमेंट आपको अपने बैंक अकाउंट से करना है, जो इसका डिडक्शन आपको चाहिए। अब अगर पापा की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी तो पापा के बैंक अकाउंट से पेमेंट करना। ठीक है, तो यहाँ पर इंश्योरेंस एंड एन्युटी प्लान, तो क्या बोल रहा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर तो रिडक्शन मिल जाएगी। और कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूलिप, यूलिप क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड।
अगर आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी इसके प्रीमियम की ऑफ LIC एंड क्या बोलते हैं, अगर कोई म्यूचुअल फंड भी होगा तो उसका, ठीक है। तो LIC या फिर क्या बोलते हैं कोई और म्यूचुअल फंड होगा तो भी उसकी डिडक्शन मिल जाए, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर और वो भी कि क्या बोलते हैं यहाँ पर पहले वो अभी भी है एन्युटी प्लान ऑफ LIC वगैरह वो सारी चीजें, और जहाँ पर आप लमसम पेमेंट करते हो, जहाँ एक बार में पेमेंट करते हो, तो कोई भी लाइफ इंश्योरेंस अगर पॉलिसी आप ले रहे हो तो उसकी डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगी। इसको जनरल समझ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर, प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन स्कीम, कि अगर आप किस में कंट्रीब्यूट कर रहे हो सर, प्रोविडेंट फंड में। ध्यान लगाना, प्रोविडेंट फंड प्रोविडेंट फंड प्रोविडेंट, और ये आपका क्या है, पेंशन स्कीम, ठीक है। तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि क्या ये एम्प्लॉय के लिए, क्या ये एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय के लिए। अब ना इसमें एम्प्लॉय के लिए भी है, तो इसको कैसे समझ सकते हो आप, ऐसे समझ, इन्वेस्टमेंट इन पेंशन स्कीम, ठीक है। अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आप एम्प्लॉय हो, ठीक है। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप तो बेटा खुद के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपको तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दोनों का फायदा जो है वो मिलने वाला है, ठीक है। अगर बिजनेसमैन अपने खुद के लिए क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। अब ये चीज समझना कि बिजनेसमैन जो है अगर उसको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो वो कैसे करेगा, वो अगर उसको अपना पेंशन मतलब उसको अपना रिटायरमेंट सेव करना है, उसको रिटायरमेंट में पेंशन चाहिए, बट उसने कभी जॉब नहीं की है, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, तो वो इन्वेस्ट कर सकता है इन PPF, इन्वेस्ट इन PPF। PPF का फुल फॉर्म क्या है सर, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कि सरकार ने ये बनाया है, ठीक है। कि यहाँ पे अब किसी को ऑब्लिगेशन है क्या, नहीं। अगर आप अपना सेव करना चाहते हो तो नॉर्मली जनरल पब्लिक जो है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकती है, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन PPF। बिजनेसमैन अपने फ्यूचर के लिए जो है खुद की रिटायरमेंट के लिए कि उसको पेंशन चाहिए अपने रिटायरमेंट में, तो अभी से इन्वेस्ट कर सकता है। अब अगर इम्प्लॉय है तो इम्प्लॉय के लिए तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पर हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड कौन से इसके, SPF, RPF, URPF, ये ऑलरेडी है। फिर आपका पेंशन स्कीम, तो पेंशन स्कीम में इसका ऑलरेडी है क्या, NPS। फिर उसके बाद आपका ASF अप्रूव सुपरएन्युएशन फंड, ग्रेच्युटी एक्सेट्रा, ठीक है। तो एम्प्लॉय के लिए तो 1000 से कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, कि जहां पर एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट हो रहा है, इसमें प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड 3 टाइप के, पेंशन स्कीम में पेंशन स्कीम कौन सी, न्यू पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, जिसमें उसमें कर सकते हैं। फिर सुपरएन्युएशन फंड में अप्रूव अनअप्रूव दोनों होता है। फिर ग्रेच्युटी फंड होता है, तो उसके लिए कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। बट बिजनेसमैन के लिए एक ही चीज, दैट इज इन्वेस्ट इन PPF, वो अपने खुद के लिए क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। और इसको क्या हो जाता है, तो डिडक्शन अंडर, डिडक्शन अंडर 80C, तो आपको 80C में क्या मिल जाती है, डिडक्शन मिल जाती है। अब इसका मैं आपको पूरा अगर वो देना चाहूं तो एक मैं आपको अगर पूरा एनालिसिस देना चाहूं तो ये अपन कैसे ले सकते हैं, इसको एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। PPF, कि अगर PPF में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो एवरी जो आप डिपॉजिट कर रहे हो, डिपॉजिट इन PPF, जो कि एवरी ईयर हो रहा है ना, कि हर साल आप क्या कर रहे हो, वो डिपॉजिट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 80C डिडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे क्या, तो बात करेंगे सर कि मेच्योरिटी,
बात करेंगे क्या, मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी जो है वो क्या होगी, टैक्सेबल अंडर IFOS। और लास्ट वाला जो है आपका वो है आपका क्या, इंटरेस्ट, अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है बीच में, इंटरेस्ट इन PPF, तो ये जो है वो क्या है सर, वो है एग्जेप्ट। ठीक है, तो ये आप ध्यान से याद रखो कि अगर आप पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करो, किसमें, पेंशन स्कीम, ठीक है, तो नहीं सॉरी, प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड, ये PPF प्रोविडेंट फंड है, नॉट पेंशन स्कीम, तो ये आपका क्या है, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड स्कीम। अगर आपको प्रोविडेंट फंड में अगर पैसा जमा करना है और अपना रिटायरमेंट जो है वो सेव करना है, तो बिजनेसमैन के पास एक ही स्कीम है, दैट इज कॉल्ड एज PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि सरकार ने बनाया है। और जब हर साल आप उसमें पैसा डालोगे तो आपको डिडक्शन मिलेगी ATC में, जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है PPF से वो उनके हाथ में क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और मेच्योरिटी जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। ठीक है, मैं बात करूं एम्प्लॉय की, तो उनके पास प्रोविडेंट फंड के लिए बेटा क्या है, SPF, RPF और URPF, और बाकी सारी चीजें भी उनके लिए क्या है, रिटायरमेंट के लिए अवेलेबल है। आई होप आई एम क्लियर। अब एम्प्लॉय के हाथ में कैसा होता है, तो वो चीज आप देख सकते हो कि ATCCD में क्या होगा, CCC में क्या होगा, तो उसको भी अपन आगे चार्ट के थ्रू जो है वो समझ लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ टेक्स्ट बुक में वापस। तो यहाँ पर बोल रहा है कि पेमेंट ऑफ PPF, ठीक है, अभी आपने पढ़ा है PPF कंट्रीब्यूशन, तो इसको अपन लिख देते हैं क्या, तो इसको अपन लिख देते हैं फॉर नॉन सैलरीड एम्प्लॉय, नॉन सैलरीड। ठीक है, फॉर नॉन सैलरीड एम्प्लॉय। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, SPF, दैट इज स्पेसिफाइड प्रोविडेंट फंड, तो SPF में कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ये किसका कंट्रीब्यूशन है, ये सर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, क्या है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू SPF, RPF और ASF। व्हाट इज SPF, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, what is RPF, recognized provident fund, what is ASF, approved superannuation fund। ठीक है, तो अगर इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अगर SPF में, RPF में और ASF में है, तो ये सब किसके लिए है, तो ये सैलरीड एम्प्लॉय के लिए है ना सर, ये किसके लिए है, सैलरीड एम्प्लॉय। इस सैलरीड एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो कहां पर हो रहा है, SPF में हो रहा है, ठीक है, फिर कहां पर हो रहा है, RPF में हो रहा है, फिर कहां हो रहा है, ASF में हो रहा है। ठीक है, फिर लास्ट वाला क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो न्यू पेंशन स्कीम में, जो कि Tier 2 है। सी न्यू पेंशन स्कीम के अंदर दो अकाउंट होते हैं, एक होता है Tier 1 अकाउंट, एक होता है Tier 2 अकाउंट। Tier 2 अकाउंट में अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपको डिडक्शन कहाँ मिलेगी, ATC में, और अगर आप Tier 1 पे कर रहे हो तो फिर आपको CCD में मिल जाएगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना कि पहली बात तो होना क्या चाहिए, तो होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कहाँ हो रहा है, NPS में हो रहा है, और कहाँ जा रहा है, Tier 2 में। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, ये हो गया, तो ये रिफर्ड अंडर सेक्शन 80 CC। तो अगर मैं PPF में पेमेंट करूँ तो नॉन सैलरीड पर्सन के लिए क्या है, सॉरी, अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ पेंशन स्कीम या प्रोविडेंट फंड में, तो नॉन सैलरीड पर्सन के लिए क्या है, PPF, और अगर सैलरीड पर्सन है तो उसके लिए RPF है, ASF है और SPF है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 80 CC कॉन्ट्रीब्यूशन है Tier 2 अकाउंट में, वो भी अवेलेबल। आई होप आई एम क्लियर। ना, नेक्स्ट क्या बात करता है, हाउसिंग रिलेटेड पेमेंट, कि अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, हाउसिंग रिलेटेड पेमेंट कर रहे हो, तो प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, अगर आप क्या करते हो, हाउसिंग लोन लेते हो, अब ध्यान समझना यहाँ पर क्या होता है, रीपेमेंट
ऑफ हाउसिंग लोन। ठीक है, कि आप रीपेमेंट करो किसका, हाउसिंग लोन का। मैं जितनी भी चीजें आज पढ़ा रही हूँ आपको उसको जाके वापस से पढ़ना है, याद करना है, कनेक्ट करना है, बार बार देखना है, अदरवाइज आप भूल जाओगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक एक चीज जो है वो लिखवा रही हूँ। तो ये आपका यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, सेक्शन 80C के नोट्स है ये, सेक्शन 80C, दैट इज व्हाट योर चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो क्या है बेटा आपका, तो नेक्स्ट आपका है रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। ठीक है, अब रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन है यहाँ पर, तो रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, तो हाउसिंग लोन में दो चीजें हो सकती है, तो मतलब जब लोन का कोई भी कंपोनेंट होता है तो उसमें दो चीजें होती है, एक होता है प्रिंसिपल का पोर्शन और एक होता है इंटरेस्ट का पोर्शन, इतना पता ही होगा फाइनल के स्टूडेंट हो, सॉरी इंटर के स्टूडेंट हो। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, प्रिंसिपल रीपेमेंट, और दूसरा आपका आएगा क्या, इंटरेस्ट। ठीक है, अब अगर मेरे को डिडक्शन अलाउ करना है तो मेरे को फॉलोइंग कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी डिडक्शन अलाउड इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। ठीक है, डिडक्शन अलाउ होगा अगर फॉलोइंग कंडीशन जो मेट हो जाती है। ठीक है, पहला क्या है आपका, लोन शुड नॉट बी टेकन फॉर रिपेयर। ठीक है, तो लोन आपको रिपेयर के लिए नहीं लेना है, लोन शुड नॉट बी फॉर रिपेयर, मतलब आप परचेज और रिकंस्ट्रक्शन के लिए ले सकते हो, बट रिपेयर के लिए लोन लोगे तो प्रिंसिपल रिपेमेंट 80C का डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगा। ये जो है डिडक्शन अलाउड इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट, तो यहाँ पर लिखना चाहूंगी अंडर 80C, कि 80C के अंदर आपको क्या मिलेगी, डिडक्शन मिल जाए। अब लोन शुड नॉट बी फॉर रिपेयर, लोन जो है वो रिपेयर के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, तो क्या लोन शुड बी फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन कहाँ कहाँ से हो सकता है, तो लोन शुड बी, शुड बी फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आप एम्प्लॉयर से भी ले सकते हो, और एम्प्लॉयर गवर्नमेंट से भी ले सकते हो, अरे बट नॉट फ्रेंड और रिलेटिव। एक चीज वार्न करना चाहूंगी कि नॉट फ्रेंड और रिलेटिव, मतलब अगर आप फ्रेंड या फिर रिलेटिव से लोन लोगे तो फिर प्रिंसिपल रिपेमेंट अलाउ नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रेंड और रिलेटिव नहीं चलता है, बाकी सब चीजें चल जाती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या बात करता है, वो थर्ड पॉइंट आपका बोलता है कि डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर बोथ एलओपी एंड एसओपी। ठीक है, डिडक्शन अलाउड फॉर बोथ एलओपी एंड एसओपी, डिडक्शन जो है वो एलओपी एसओपी दोनों के लिए हो जाती, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ, और डिडक्शन जब आपको अलाउ हो रही तब आपकी इनकम जो है वो टैक्सेबल होनी चाहिए अंडर हाउस प्रॉपर्टी, मतलब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में आप नहीं होना चाहिए, आप पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में होंगे, तभी आपको प्रिंसिपल भी मिलता है और तभी आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। क्या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में इंटरेस्ट अलाउ होता है, नहीं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो स्टार्ट होता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड से अलाउ होना, वो भी मिलता है क्या, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, चौथी कंडीशन क्या बोलता है, इनकम शुड बी, इनकम शुड बी चार्ज अंडर हाउस प्रॉपर्टी,
अब यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट एसओपी, ऑब्वियसली एसओपी में इनकम होती है क्या? नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या होगा, जब आपको एक्सपेंस अलाउ हो रहा है तो एक्सेप्ट एसओपी, क्योंकि एसओपी में इनकम होती नहीं है भाई। तो एसओपी को छोड़ के अगर आपका एलओपी है तो उस केस में आपकी इनकम जो है वो टैक्सेबल होनी चाहिए हाउस प्रॉपर्टी के, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी? प्रिंसिपल रीपेमेंट की। अब इंटरेस्ट की अगर बात करें, तो इंटरेस्ट की अगर बात करें तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अब आपको कहाँ अलाउ होगा? तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अलाउ होगा अंडर सेक्शन 24B। तो 24B में आपको डिडक्शन मिलती है। 24A क्या मिलता है? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो फर्स्ट आपको सबसे पहले कहाँ अलाउ होने वाला है? फर्स्ट आपको सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही अलाउ होने वाला है, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अलाउ होने वाला है। अब नेक्स्ट, तो यहां पर क्या है? एलओपी और एसओपी, ठीक है। दो तरीके का होता है आपको घर। तो जो एलओपी है ना, उसके केस में क्या होगा सर? अनलिमिटेड, ठीक है। कि एलओपी जो है वो क्या है? अनलिमिटेड। अब आपको कितना भी इंटरेस्ट है पूरा हो जाएगा, लेकिन एसओपी में आपको कितना अलाउ होगा? तो एसओपी में आपको अलाउ होता है मैक्सिमम ₹30,000 और पर कोनर, पर को ओनर एंड 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज इफ 3 स्पेशल कंडीशन सेटिस्फाइड। कि अगर आपकी तीनों स्पेशल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में आपको कि सर इधर रिडक्शन मिल जाएगी, मतलब कि 30, अगर तीनों मिल जाती हो जाती है तो आपको 2 लाख रुपए की रिडक्शन मिलेगी। अदरवाइज आपको कितने मिलने वाली है? तो अदरवाइज आपको मिलेगी 30,000 पर। अभी जो तीन कंडीशंस है वो क्या है? तो वो तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, उसको अपन नीचे डिफाइन कर देंगे। बट अगर मेरा यहाँ पर ये हो गया, मतलब 30,000 या 2 लाख की लिमिट एक्सपायर हो गई, तो क्या बचा हुआ इंटरेस्ट यूज नहीं आएगा? तो बचा हुआ इंटरेस्ट यूज आएगा और बैलेंस रिडक्शन आपको मिलेगी अंडर चैप्टर 6 से, ठीक है। तो यहां पर मैं बोल रही हूं कि इसकी जो बैलेंस रिडक्शन है ना, बैलेंस रिडक्शन अवेलेबल अंडर चैप्टर 6A, कि चैप्टर 6A में क्या होता है? तो चैप्टर 6A में आपको बैलेंस रिडक्शन जो अवेलेबल हो जाती है। अब तो 80 डबल ई, तो 80 डबल ई में आपको रिडक्शन मिलती है मैक्सिमम ₹50,000 की, और 80 ई में आपको रिडक्शन मिलती है, वो मिलती है मैक्सिमम आपको मिलती है 1,50,000 की। ईईबी में आपको क्या बोलते हैं? ईवी की मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। ये दोनों जो है वो घर में मिलती है, ठीक है। अब इसमें ना क्या कंडीशन है? कि इसमें कंडीशन है कि लोन अगर आपने 16-17 के बीच लिया है, अगर आपने लोन जो है वो 16-17 के बीच लिया है तो यहाँ मिलेगी, और अगर 19 से 22 के बीच में लोन लिया है, ठीक है, तो ये पुराना, ऑब्वियसली लोन की जो डेट है वो निकल चुकी है, लेकिन अगर उस टाइम पे आपने लोन ले लिया है तो उस केस में डिडक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो वापस से एक बार देख लेते हैं कि अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी? इंटरेस्ट की, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट की रिडक्शन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में पहले आपको मिल जाएगी 24B के अंदर जितनी भी मिलती है। अब 24B में कितनी मिलती है? तो एलओपी है तो अनलिमिटेड मिलेगी, एसओपी है तो लिमिट है, ठीक है। अब एसओपी में नॉर्मली आपको मिलती है 30,000 पर कोनर, लेकिन अगर आपकी 3 स्पेशल कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आपको 2 लाख रुपए पर कोनर मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर बैलेंस बच गया तो बैलेंस कहाँ मिलेगा? तो बैलेंस आपको चैप्टर 6A में मिलेगा। 80 में मैक्सिमम मिलेगा 50,000 अगर आपने लोन लिया है तो, और अगर आपने 19 से 22 के बीच में लोन लिया है तो आपको मिलेगा मैक्सिमम 1.5 लाख, ठीक है। अब और क्या बोलना चाहती हूँ? तो और ये बोलना चाहते हैं अपन कि 3 स्पेशल कंडीशंस क्या है। 3 स्पेशल
conditions for taking deduction अंडर चैप्टर 6A। ठीक है, फॉर एसओपी मैक्सिमम, नहीं फॉर, सॉरी यार, फॉर टेकिंग डिडक्शन फॉर एसओपी मैक्सिमम रुपीज 2 लाख पर को ओनर, पर को ओनर की क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहली क्या है, और दूसरा क्या है, ऑल सेटिस्फाइड। सारी सेटिस्फाइड होगी तो भी आपको डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो पहली क्या कंडीशन बोलती है? पहली कंडीशन बोलती है कि लोन शुड बी, लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999, 1/4/1999 के बाद लोन लिया हुआ है। लोन परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए, रिपेयर के लिए नहीं होना चाहिए। लोन शुड बी फॉर, लोन शुड बी फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन, नॉट रिपेयर, रिपेयर के लिए नहीं होना चाहिए। और तीसरा, हाउस शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट, नहीं एंड ऑफ द ईयर जिसमें लोन लिया हुआ है। ठीक है, तो हाउस शुड बी कंप्लीटेड, हाउस शुड बी completed and completion certificate should be received, should be received कब तक का हो जाना चाहिए? फ्रॉम एंड ऑफ 5, फ्रॉम द एंड ऑफ द, फ्रॉम क्या, विद इन 5 years फ्रॉम द, कब तक? तो विद इन 5 साल, यहाँ पे लिख सकते हैं विद इन 5 years, विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर इन विच लोन इज टेकन, लोन टेकन हुआ है उससे खत्म होने के 5 साल के अंदर हो जाना चाहिए। तो ये जो 5 कंडीशन है वो कौन सी वाली है? तो ये वाली है, ये जो बोला है 3 स्पेशल कंडीशन सेटिस्फाइड, तो ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 स्पेशल कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएगी तो फिर आपको 2 लाख का मिल जाएगा। तो दिस इज अबाउट व्हाट योर हाउसिंग लोन, कि अगर आप हाउसिंग लोन ले रहे हो, ठीक है, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? ऐसे, तो प्रिंसिपल रीपेमेंट अगर आपको रिडक्शन चाहिए तो आपको ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, और इंटरेस्ट की चाहिए तो एलओपी में अनलिमिटेड और एसओपी में भी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अब कम टू योर टेक्स्ट बुक। सबसे पहले क्या बोलता है सर कि प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, कि प्रिंसिपल का रीपेमेंट कर रहे हैं, हाउसिंग लोन का डिडक्शन ले लो। पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, अगर आप परचेज कर रहे हो घर या फिर जो भी रजिस्ट्री करा रहे हो, तो क्या बोलते हैं, अपने स्टैम्प ड्यूटी भरी, रजिस्ट्रेशन फीस भरा है, ट्रांसफर एक्सपेंस अगर आपके लगे तो उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली, लेकिन जो आपको डिडक्शन अगर फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन में मिल गए तो क्या डबल डिडक्शन मिलेगी? नहीं, जिसका कैपिटल गेन में डिडक्शन नहीं मिलता उसकी डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा हाउसिंग रिलेटेड पेमेंट, तो हाउसिंग रिलेटेड पेमेंट में रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन और स्टैम्प ड्यूटी वगैरह की डिडक्शन जो है वो मिल जाए। अब आई एम क्लियर? ठीक है, अब अगर कुछ ना, अब सरकार ने कुछ डिपॉजिट या फिर सेविंग स्कीम मेंशन की है कि अगर आप इस डिपॉजिट स्कीम या सेविंग स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो उस केस में आपको डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है, पहला क्या है आपका? सुकन्या समृद्धि सेविंग स्कीम अकाउंट, कि सुकन्या समृद्धि स्कीम में पैसे डालोगे तो मिल जाएगा। है क्या? तो ये एक क्या बोलते हैं स्कीम है जो कि गर्ल चाइल्ड को के लिए बनाई गई है, उनके फ्यूचर को बेटर करने के लिए। तो सरकार बोलती है कि अगर आपकी कोई लड़की हुई है तो आप उसके लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम अकाउंट खोल सकते हैं और उसमें पैसा जमा कर सकते हैं। फिर एक सर्टेन पॉइंट जब उसको एजुकेशन के लिए जरूरत हो या फिर जब उसके शादी के लिए अगर पैसे की जरूरत हो तो फिर आप वहां से विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बात करता है? तो नेक्स्ट बात करता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अगर आपने इन्वेस्ट किया रिडक्शन मिल जाएगी।
नेशनल हाउसिंग बैंक डिपॉजिट, ठीक है, कि नेशनल हाउसिंग बैंक डिपॉजिट तो वहां डिडक्शन मिल जाएगी, एफडीज में डिडक्शन मिल जाएगी, स्केड्यूल बैंक फॉर एटलीस्ट 5 years, ठीक है, कि अगर आपने एफडी कराई है स्केड्यूल बैंक में 5 साल की डिडक्शन मिल जाएगी, नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ नाबार्ड तो वहां डिडक्शन मिल जाएगी। और नेक्स्ट क्या है, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, अगर आपने पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट किया 5 साल या से ज्यादा के लिए तो, या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में पैसे जमा कर तो वहां डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। आप इसको रेपिटेटिवली रीड करोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, सुकन्या समृद्धि स्कीम अकाउंट वाला है, और दूसरा ये फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो और पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट कर रहे हो तो वहां पर पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड एंड कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का तो रिडक्शन मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपको मिल जाएगा। और नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड एंड यूटीआई, इनके कुछ नोटिफाइड यूनिट्स हैं, अगर वो खरीदोगे तो आपको रिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, ईएलएसएस, ईएलएसएस पे पूछ जाता है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ठीक है। लास्ट वाला क्या है, तो लास्ट वाला आपका है एजुकेशनल एक्सपेंसेस। तो एजुकेशनल एक्सपेंसेस में किसकी रिडक्शन मिलती है सर, ट्यूशन फीस। तो सर हम तो ट्यूशन नहीं जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूल जाते हो तो आप स्कूल में जब एडमिशन का जो आपका रिसिप्ट होता है, मतलब जब एडमिशन कराते हो जो स्कूल की फीस पे करते हो, नॉर्मली भी जब स्कूल की फीस पे करते हो तो उसमें बहुत बड़ा पोर्शन जो है ना ट्यूशन फीस करके लिखा हो, ठीक है, कभी आप अपना एडमिशन रिसीट देख सकते हो, तो उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी, प्रोवाइडेड कि वो क्या होना चाहिए, फुल टाइम एजुकेशन इन इंडिया होना चाहिए और मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन, ठीक है, तो उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। आई होप आई एम क्लियर। तो 5 टॉपिक हैं, इसको 5 चीजों में ग्रुप कर दिया गया। पहला आपका इंश्योरेंस, दूसरा प्रोविडेंट फंड और पेंशन, तीसरा आपका हाउसिंग रिलेटेड पेमेंट, फिर डिपॉजिट एंड सेविंग स्कीम्स, म्यूचुअल फंड और कैपिटल मार्केट, और लास्ट वाला है एजुकेशनल एक्सपेंस, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने इतने सारे डिडक्शन या इन्वेस्टमेंट्स के नाम पढ़ लिए। अब इसमें जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट डिडक्शन वो कौन सी है सर, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या जितना पेमेंट करोगे उतनी डिडक्शन मिल जाती है, नहीं, उसमें क्या है कुछ लिमिट है। तो इसलिए हम यहाँ पे आगे लिख देते हैं क्या, नोट 1, कि आपको नोट 1 रेफर करना है उसके लिए। तो नोट 1 जो है वो क्या बोलता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम में मैक्सिमम रिडक्शन कितना अलाउ, ठीक है, कितना मैक्सिमम रिडक्शन अलाउ होने वाला है। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूडिंग यूलिप, ठीक है, अगर पॉलिसी इशू हुई है बिफोर 1 अप्रैल 2012, मतलब 2012 से पहले इशू हुई है, तो आपको अलाउ होगा मैक्सिमम 20% ऑफ सम अश्योर्ड। सम अश्योर्ड मतलब क्या होता है कि जब आपकी पॉलिसी क्या बोलते हैं खत्म हो जाएगी तो आखिरी में आपको जितना पैसा मिलने वाला है उसको बोलते हैं क्या, सम अश्योर्ड, ठीक है। तो सम अश्योर्ड जो है बेटा, जितना अश्योर किया गया है कि सम इंश्योर्ड या सम अश्योर्ड है वो, नॉट इंश्योर्ड, अश्योर्ड है वो, सम अश्योर्ड, ठीक है, कि सम अश्योर्ड जितना होगा उतना आपको मिल जाना। उसके बाद इफ पॉलिसी इज इशूड ऑन और आफ्टर, बिफोर ऑन और आफ्टर, ठीक है, तो इसको अपन ऑन और आफ्टर भी कर सकते हैं। ऑन और आफ्टर अगर 1 अप्रैल 2012 तो मैक्सिमम 10% ऑफ सम अश्योर्ड, ठीक है, वो 2012 से पहले और 2012 के बाद, कि 2012 से पहले इशू हुई है तो 20%, 2012 है उसके बाद इशू हुआ है तो 10%। बट अगर कोई पर्सन सफर्ड है अंडर सेक्शन रिफर्ड अंडर सेक्शन 80 DD बी, ठीक है, तो ये क्या है आपकी कुछ स्पेसिफिक जो बड़ी बीमारियां हैं उनको लिस्ट किया गया। बड़ी बीमारियों के लिए अलग से सेक्शन जो है वो बनाई गई। क्या बोलता है, इफ पॉलिसी इज इशूड बिफोर और आफ्टर 1 अप्रैल 2013, नॉट 12, ठीक है, तो 2013 इशू, इफ पॉलिसी इज इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013, कि 2013 के बाद अगर पॉलिसी इशू हो रही तो उस केस में आप लोगे मैक्सिमम 15% ऑफ समर। तो ये किसके लिए है, डिसेबल्ड लोगों के लिए है, और ये किसके लिए है, दोनों के लिए, ऑल, ये किसके लिए, ऑल, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी कि अगर मैं नॉर्मल पर्सन की बात करूंगी तो मैं 2012 देखूंगी, 2012 से पहले 20%, 2012 या उसके बाद 10%। मैं डिसेबल्ड लोगों के लिए देखूंगी तो मैं 2013 देखूंगी कि 2013 से पहले कितना था, तो 2013 से पहले था सर 20%, और 2013 के बाद कितना हो गया है 15%, ठीक है।
कि 2013 से पहले कितना था 20%, 2013 के बाद कितना हो गया 15। ठीक है, ये किसके लिए बेटा डिसेबल्ड। ठीक है, तो डिसेबल्ड लोगों के लिए रेट क्या है 20 और 15, नॉर्मल लोगों के लिए रेट क्या है 20 और 10। आह्वान क्लियर। तो दिस इज योर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट। अगर पॉलिसी 2012 से पहले हुई तो 20% ऑफ सम अश्योर्ड जितना मिलेगा, और अगर क्या बोलते हैं 2012 है उसके बाद हुई तो 10%, और अगर आप डिसेबल्ड हो तो आपको मिलेगा 15%। ठीक है, तो ये तो होगा किसकी सर LIC लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन आ जाते हैं किसमें कि आप जो है वो लूज कर जाएंगे ATC बेनिफिट। ठीक है, कि आप ATC बेनिफिट जो है वो क्या कर जाएंगे लूज कर जाएंगे, एंड अर्लियर डिडक्शन विल बी टैक्सेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर आप अपना जो बेसिकली लॉक इन पीरियड है LIP, इसको भी लॉक इन पीरियड का भी LIP हो गया, कि लॉक इन पीरियड आपका कितना है चीजों में। तो अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो और प्रीमियम मस्ट बी पेड फॉर हाउ मच, टू क्या बोलते हैं 2 प्रीवियस ईयर, 2 प्रीवियस ईयर मस्ट पेमेंट करना है। अगर आप 2 प्रीवियस ईयर तक भी पेमेंट नहीं करते और उससे पहले ही वॉयलेट कर देते हो तो आपको जो 2 साल की डिडक्शन मिली है ना वो भी एड बैक हो जाएगी किसमें इनकम में। ठीक है, तो अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और आपने मिनिमम 2 साल का भी पेमेंट नहीं किया है तो फिर जो 2 साल का जो रिडक्शन था वो भी क्या हो जाएगा आपकी इनकम में एड बैक हो जाएगा, अगर आप 2 साल से पहले टर्मिनेट कर देते हो। ठीक है, यूलिप, तो यूलिप में बोलता है कॉन्ट्रीब्यूशन मस्ट बी फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। अगर आप 5 साल तक कंट्रीब्यूट नहीं करते, आपने पहले डिडक्शन ली और आपने बीच में क्या बोलते हैं उसको छोड़ दिया, फॉर एग्जाम्पल बीच में आपने यूलिप जो है वो ब्रेक कर दिया, पेमेंट नहीं किया, तो उस केस में जो अर्लियर डिडक्शन मिली है 5 साल तक वो क्या हो जाएगी टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी जो है वो 2 साल है, और यूलिप का कितना है, तो यूलिप का बेटा आपका 5 साल। ठीक है, उसके बाद हाउसिंग लोन, कि अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है और आप प्रिंसिपल रिडक्शन ले चुके हो ATC में तो आपको उस घर को 5 साल तक नहीं बेचना है, अदरवाइज रिडक्शन मिली थी वो इनकम बन जाएगी। और अगर आपकी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट या FD वगैरह आपने कराई तो उसको भी एटलीस्ट 5 साल तक कराओगे तो फिर रिडक्शन ठीक है, अदरवाइज जितना आपको विड्रॉ किया है उतनी आपकी इनकम जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो LIC के लिए टाइम कितना है 2 साल, इजी है बहुत। ट्यूलिप के लिए कितना है 5 साल, हाउसिंग लोन के लिए कितना है 5 साल, और ये सब चीजों के लिए कितना है 5 साल। यहाँ पे देख रहे हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और पेमेंट ऑफ टाइम डिपॉजिट। ठीक है, तो ये जो आपका हो गया वो क्या हो गया लॉक इन पीरियड हो गया। तो ये जो है वो हमारा क्या है सर ATC। इसमें एक चीज बच गई है वो देख लो, पार्ट 41, दैट इज व्हाट योर कंट्रीब्यूशन टू NPS। व्हाट इज NPS? न्यू पेंशन स्कीम। referred under section 80 CCD। referred under section 80 CCD। तो contribution to NPS that is your new pension scheme। ये हो गया आपका न्यू पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन। अब अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है कहाँ पर Tier 1 अकाउंट में, ठीक है, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी कहाँ पर, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD। और अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है Tier 2 अकाउंट में तो आपको डिडक्शन मिलेगी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये डिडक्शन किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए डिडक्शन जो है वो बनाई गई और ये किसके लिए, सबके लिए। अब यहाँ पर जो है वो आपका खत्म हो चुका है क्या ATC, कम टू टेक्स्ट बुक ATC जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, तो वो है हमारा 80CCC।
अब यहाँ पर आप कहाँ पे कंट्रीब्यूट करो, आप कंट्रीब्यूट करो टू द पेंशन फंड ऑफ LIC और अदर इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, पेंशन फंड ऑफ LIC और अदर इंश्योरेंस कंपनी। अब CCC को ना हमने क्या कहलाया है, तो हमने किया है सिटीजन कंट्रीब्यूशन फॉर कंफर्टेबल रिटायरमेंट, ठीक है, कि सिटीजन कंट्रीब्यूशन फॉर कंफर्टेबल रिटायरमेंट, कि सिटीजन का कंट्रीब्यूशन है फॉर कंफर्टेबल रिटायरमेंट, ठीक है। तो ये आपका क्या है, 80CCC, सिटीजन कंट्रीब्यूशन फॉर कंफर्टेबल रिटायरमेंट। अब ये जो 80CCC है बेटा, वो किसके लिए, तो वो है बेटा पेंशन फंड। तो पेंशन फंड अल्टीमेटली किसके लिए होता है, रिटायरमेंट के लिए होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये CCC को रिलेट किया है सिटीजन कंट्रीब्यूशन। तो CCC, सिटीजन कंट्रीब्यूशन फॉर कंफर्टेबल रिटायरमेंट। तो सिटीजन कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सिटीजन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पेंशन फंड, किसका पेंशन फंड, LIC या फिर अदर इंश्योरेंस, ठीक है। तो 80CCC इज सिटीजन कंट्रीब्यूशन टू कंफर्टेबल रिटायरमेंट, ठीक है। और वो कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो क्या बोलते हैं, पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑफ LIC और अदर इंश्योरेंस कंपनी। मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी, 1.5 लाख, और ये है किसके लिए, इंडिविजुअल और HF, ठीक है, नॉट मच इंपॉर्टेंट, इसलिए अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है आपका, CCD। तो CCD का हमने यहाँ पर फुल फॉर्म रखा है कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल डिपॉजिटरी, ठीक है, क्या नाम है, कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल डिपॉजिटरी, तो C और D, ठीक है। अब ये है किसके लिए, तो ये है आपका क्या है, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड अंडर सेक्शन, आपने सुना ही होगा 80CCD। तो 80CCD करके एक सेक्शन है जो किसके लिए बात करती है, पेंशन फंड के लिए बात करती है। तो मैम CCC भी तो पेंशन फंड के लिए बात करती है। तो CCC किसके लिए है, CCC कौन से पेंशन फंड के लिए, वो LIC का पेंशन फंड है, कोई इंश्योरेंस कंपनी का पेंशन फंड है। CCD किसके लिए है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो इसलिए हमने क्या लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपॉजिटरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा है उसके लिए है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेंट्रल डिपॉजिटरी, दैट इज योर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम रेफर्ड अंडर 80CCD और न्यू पेंशन स्कीम। अगर आप न्यू पेंशन स्कीम में पैसा डालते हो तो वो इसी के अंदर कवर होता है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। CCD को रिलेट किया हमने कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेंट्रल डिपॉजिटरी, दैट इज employee contribution to pension fund referred under section 80CCD और न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है। अब इसमें दो सबसेक्शन है, एक है आपका सबसेक्शन 1 और दूसरा है आपका सबसेक्शन 2। तो किसी भी चीज का सबसेक्शन 1 जो है वो किसका है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन का, किसी भी चीज का सबसेक्शन 2 किसके लिए, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। तो वापस से बात करते हैं, किसी भी चीज का क्या बोलते हैं, जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, तो किसी भी चीज का सबसेक्शन 1 जो है वो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है और सबसेक्शन 2 जो है वो क्या है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो किसी भी चीज का 1 है एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन और 2 है आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट लिखा हुआ है एलिजिबल रिडक्शन। तो कितनी रिडक्शन मिलेगी, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है तो उसमें कितनी रिडक्शन मिलेगी। तो अगर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है तो एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। अब अगर बिजनेसमैन का हुआ है तो उस केस में एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन और 20% ऑफ GTI विच एवर इज लो, ठीक है। तो कितना रिडक्शन मिलेगा आपको, रिडक्शन मिलने वाला है यहाँ पर एलिजिबल रिडक्शन, एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉय के केस में एक्चुअल और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, एम्प्लॉयर के केस में एक्चुअल और 20% ऑफ GTI विच एवर इज लोअर, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू ए न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है। फिर 80CCD2 दैट इज योर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉयर भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के लिए उस स्कीम में, ठीक है, टू द पेंशन स्कीम। तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80CCD,
एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, अगर वो ऑप्शनल टैक्स रिजीम में है या फिर वो डिफॉल्ट टैक्स। अगर वो ऑप्शनल टैक्स रिजीम में, तो उस केस में आपको मिलेगा जितना आपने कंट्रीब्यूट किया है, या फिर 10% या 14% ऑफ सैलरी। तो 14% कब लेते हो? 14% अपन लेते हैं जहां पे आपका जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर जो है वो क्या है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी एम्प्लॉयर है तो उस केस में आपको 14% ऑफ सैलरी मिलेगा। तो ऑप्शनल टैक्स रिजीम में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और 10 और 14% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। ठीक है, अब 115 बीएससी में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और 14% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। 115 बीएससी में कितना है? 115 बीएससी में आपका है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 10 और 14% ऑफ सैलरी। 115 बीएससी में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऑफ 14% ऑफ सैलरी, और इधर पे आपका 10 और 14% और एक्चुअल विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो अभी आपने क्या पढ़ा है? 80CCD1 और 80CCD2। सर एक जो है ना, जो एक्स्ट्रा सेक्शन के बेनिफिट के लिए बनाई गई है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट योर 80CCD1B, जो देती है एडिशनल डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। कि आप जो यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हो इस फॉर्मूले के थ्रू, उसमें आपको यहाँ पर तो डिडक्शन मिलेगी ही मिलेगी, बट यहाँ पर आपको ना एक्स्ट्रा डिडक्शन जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर तो डिडक्शन मिलनी ही मिलनी है, बट यहाँ पर क्या मिलने वाली है? एक्स्ट्रा डिडक्शन जो है वो मिल जाए। ठीक है, तो एडिशनल डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, कि आपको एडिशनल डिडक्शन मिल रही है किसके लिए? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के लिए। तो वो कितना मिलेगा सर? मैक्सिमम 50,000। ठीक है, और अब एक अमेंडमेंट आया है जो बोलता है कि आप ना एक माइनर के बिहाफ में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो 80CCD1B में, और वहां पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर है वत्सल्य अकाउंट, मतलब एनपीएस स्कीम, और क्या बोलते हैं, वत्सल्य अकाउंट करके बनता है, ऑन बिहाफ ऑफ माइनर भी आपको 80CCD1B में रिडक्शन मिल जाएगा। दोनों का मिला के मैक्सिमम कितना मिलने वाला है? 50,000। ठीक है, तो 80CCD1 में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का मिलता है जो आपने एनपीएस में किया है, एम्प्लॉय को मिलेगा एक्चुअल और 10%, बिजनेसमैन को मिलेगा एक्चुअल और 20%, विच एवर इज लोअर। 80CCD1 इसकी एक्स्ट्रा डिडक्शन अगर यहाँ पर एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है तो एक्स्ट्रा यहाँ पर मिलेगा 50,000 का, सेम चीज के लिए, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए ही। ठीक है, इंक्लूडिंग माइनर। अब 80CCD2 एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, अगर एम्प्लॉयर को कॉन्ट्रीब्यूशन है कहाँ पर? टू पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80CCD, तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑप्शनल टैक्स रिजीम और 115 बीएससी, तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 10-14% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 14% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। फिर नेक्स्ट क्या चल रहा है? सैलरी की डेफिनेशन, तो बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स एक्सक्लूडिंग टर्नओवर कमीशन। तो सैलरी की जो डेफिनेशन है वो क्या बोलेगी? बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स एक्सक्लूडिंग टर्नओवर कमीशन। ठीक है, तो ये जो है वो आपकी सैलरी की डेफिनेशन है, ये इसके लिए 80CCD के लिए, कि आपको बेसिक प्लस डी इन टर्म्स देना है, टर्नओवर कमीशन नहीं लेना है। फिर क्या बोलता है? विड्रॉल फ्रॉम एनपीएस अकाउंट, न्यू पेंशन स्कीम से अगर आप विड्रॉल कर लेते हो पेंशन स्कीम से, तो कितना टैक्सेबल होगा? तो असेसी अगर विड्रॉ कर रहा है तो फुल विड्रॉल मेड या फिर पार्शियल विड्रॉल मेड। अगर फुल विड्रॉल मेड है तो टोटल अमाउंट का 60% एग्जाम्प्ट होगा, और अगर पार्शियल अमाउंट विड्रॉन है तो उस केस में अप टू 25% एग्जाम्प्ट होगा, बाकी जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। और ये जो है सेम किसके लिए है? माइनर के लिए भी, कि माइनर को भी सेम एप्लीकेबिलिटी लगेगी। फुल के केस में 60% एग्जेप्ट, और अगर पार्शियल विड्रॉल है 25% एग्जेप्ट। ठीक है, और नॉमिनी, नॉमिनी के केस में क्या होता है आपका? फुल्ली एग्जेप्ट। अगर नॉमिनी विड्रॉ कर लेता है तो हम क्या करेंगे? फुल्ली एग्जेप्ट कर देंगे। ये जो है फिर वापस से 80CCD1 भी रिपीट नहीं होगा। तो हमें हमने क्या पढ़ा है? 80CCD कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेंट्रल डिपॉजिटरी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एनपीएस फंड है, तो इसलिए हमने उसको रिलेट किया है वैसे। और यहाँ पर किया है सिटीजन कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर कंफर्टेबल रिटायरमेंट। ये क्या है? पेंशन स्कीम एलआईसी का, ये है पेंशन स्कीम किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। आई होप आई एम क्लियर। ओके, तो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया है क्या? 80C,
दैट इज योर चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर आपने पढ़ा है 80CCC, तो यहाँ पर आपका है पेंशन स्कीम किसकी, LIC या म्यूचुअल फंड की। फिर पढ़ लिया 80CCD, इसमें आपको सब सेक्शन 1 पढ़ाया गया है, 1B पढ़ाया गया और 2 पढ़ाया गया, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे क्या, 80CCE, जो बोलता है कि सबका मैक्सिमम लिमिट मिला के कितना है, 1.5 लाख। अब इसको ध्यान से समझना कि ये क्या बोलता है। टेक्स्ट बुक नेक्स्ट 80CCE क्या बोलता है ये, कि आपको जो ओवरऑल रिडक्शन मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 1.5 लाख। कंबाइंड लिमिट फॉर 80C, 80CCC एंड CCD1, CCD2 बोला है क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ 80C, CCC और CCD1 मिला के आपको रिडक्शन मिलेगी मैक्सिमम कितनी, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो CCD2 में कोई कैप नहीं है। तो यहाँ पर इसको अपन कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि हमारे पास सेक्शन कौन कौन सी थी, 80C, दैट इज योर चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, 80CCC इंश्योरेंस कंपनी का पेंशन फंड, 80CCD गवर्नमेंट का पेंशन फंड, CCD2C का एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ये एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इन तीनों को मिला के मैक्सिमम डिडक्शन आपको कितनी मिलने वाली है, 1.5 लाख। बट उससे पहले यहाँ पर भी एक कैपिंग लिमिट है कि ये जो 1 है, 80CCD1, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10% ऑफ सैलरी प्लस इसके लिए एक एडिशनल रिडक्शन मिली है कितनी, 50। तो ये जो इसका 10% ऑफ सैलरी है ना, पहले मैं 50,000 रुपीज यहाँ की लिमिट में एडजस्ट कर लूंगी, फिर जो बचा हुआ है ना वो मैं इस 1.5 लाख की लिमिट में एडजस्ट कर, ठीक है। तो मैं जब भी अपना क्वेश्चन सॉल्व करूंगी ना, तो पहले मैं क्या कर लूंगी, पहले मैं लूंगी 80CCD1B 50,000 पहले यहाँ पर ले लूंगी। उसके बाद फिर 80C, 80CCC और फिर 80CCD जो बचा हुआ है सेक्शन 1 का, वो यहाँ पर तीनों का मिला के क्या लूंगी, 1.5 लाख। और नीचे पे ले लूंगी क्या, 80CCD सबसेक्शन 2, जहां पर यहाँ पर लिमिट है इसकी क्या बोलते हैं, 10 और 14% ऑफ सैलरी वाला, ऑप्शनल के केस में, तो वो वाली डिडक्शन ऐसे ले, ठीक है। तो पहले 80CCD1 बी ले लेना 50,000, फिर 80C लिखना, 80CCC लिखना, CCD1 जो आपका बचा हुआ है वो लिख देना, मतलब 50,000 माइनस करने के बाद, और तीनों को कैप कर लेना 1.5 लाख में, और CCD2 अलग से रहेगा 10 या 14% की कैप। आई होप आई एम क्लियर। तो दिस इज व्हाट योर 80CC, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टेक्स्ट बुक में आ जाओ, तो एक सेक्शन है जिसका नाम है 80CCH, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन अग्निपथ स्कीम। तो ये जो स्कीम है ना सर, किसके लिए बनाई गई है, ये बनाई गई हमारे सोल्जर्स के लिए, हमारे आर्मी वाले लोगों के लिए, हमारे जो जवान है देश के उनके लिए। हम भी जवान, बट देश के जवान नहीं है, हम देश के लिए काम नहीं कर रहे आर्मी में, ठीक है।
तो उनकी जो स्कीम का नाम क्या है, अग्निपथ स्कीम। और जो हमारे जवान है उनको क्या बोला गया है, अग्निवीर। अग्निवीर जो हमारे देश के लड़ते हैं उनको लगा रखा है कि अग्निवीर, तो उनका भी कॉर्पस फंड बनाना जरूरी है और उनके लिए भी डिडक्शन देना जरूरी है। तो क्या होता है कि 80 CCH1 इसके लिए एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब जो आर्मी वाले हैं, जो हमारे जवान है, वो कंट्रीब्यूट करेंगे अग्निपथ कॉर्पस फंड में। 80 CCH2 एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है अग्निपथ कॉर्पस फंड का, ठीक है। रिडक्शन अलाउड कितना है आपका, 100%। तो जितना आपको कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हो पूरा रिडक्शन मिल जाएगा, कोई 10% 40% का लिमिट नहीं है। लेकिन कंट्रीब्यूशन करोगे कितना कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन आपको करना है 30% ऑफ मंथली सैलरी एंड द सेम इज मेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। 30% ऑफ मंथली सैलरी और कंट्रीब्यूशन करना है एंड एनी अमाउंट रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट इज एग्जेम्प्ट। जितना पैसा आपको रिटायरमेंट में मिलेगा वो सब क्या है सर, एग्जेम्प्ट। तो दिस इज व्हाट योर 80 CCH इन्वेस्टमेंट इन अग्निपथ स्कीम, ठीक है। अब क्या इसको आप एक बार देखना चाहते हैं अपनी चार्ट बुक से कि आपने खत्म कर लिया पेज नंबर 1? जी हाँ। तो दिस इज व्हाट योर पेज नंबर 1 लुक्स लाइक, जहाँ पे आपने सारी चीजें जो है वो कवर कर ली है। ये है आपका 80C और ये पूरा 80C का एक्सप्लेनेशन प्लस साथ में 80CCD और CCE, ठीक है। तो जब आप इससे पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो जो आपके होमवर्क रहेंगे अब वो क्या रहेंगे कि चार्ट बुक को रीड करना और चार्ट बुक को कनेक्ट करना, क्योंकि जब साथ में सारी चीजें आप देखोगे ना, 10% 14% एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय का, ये सारी चीजें, तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। और रिमेम्बरेंस के लिए बहुत ईजी है। अब एक पेज पढ़ लिया है और टेक्स्ट बुक में खत्म कर लिया है यहाँ तक, मतलब ये जो पूरे कंट्रीब्यूशन, पेंशन, डिडक्शन, वो सारी चीजें जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है, एक्सपेंस रिलेटेड है, वो खत्म हो चुकी है। मतलब पार्ट ए जो है हमारा ओवर हो चुका है। तो पार्ट ए के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल है। तो क्वेश्चन बैंक में आता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 80C दैट इज रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, फिर 80C स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट, CCD कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। तो यहाँ तक तो अपन सॉल्व कर ही सकते हैं आज 1 to 6, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। क्या बोलता है ये, इलस्ट्रेशन नंबर 1, रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन वेयर द हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, रीपेमेंट ऑफ लोन। Mr. Kalpesh borrowed a sum of 30 lakhs from National Housing Bank towards purchase of residential flat. The loan was disbursed directly to the flat promoter by the bank. Though the construction was completed in May 2026, मेरा जो प्रीवियस ईयर है वो क्या है, 25-26, जो कि खत्म कब हो जाएगा, 31 मार्च 2026 को, ठीक है। और क्या मेरा घर मेरे प्रीवियस ईयर में कंप्लीट हो रहा है, नहीं। Completed in May 26, repayment towards principal and interest had been made during the year ended 31 मार्च 2026, ठीक है। कि जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रीपेमेंट करना था इस साल का, ऐसा नहीं कि पूरा, इस साल का जितना रीपेमेंट था हमने 31 मार्च 2026 तक कर दिया। बट यहाँ पर जो लोन रीपेमेंट की डेट दी गई है वो क्या दी गई है, मई 26, मतलब अगले साल जो है वो घर बन के कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो घर बन के अगर क्या बोलते हैं मई 26 में कंप्लीट हुआ है और घर जो है वो क्या बोलते हैं, तो उसका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब एंड होगा, तो वो एंड होगा 31 मार्च 2026 को। और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड जो वो चालू होगा कब से, तो वो चालू होगा 26-27 के लिए है वो, दैट इज अप्रैल 26 से लेके मार्च 27 तक। तो ये जो है वो क्या है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, ये जो है वो क्या है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड है। ये प्री है और ये पोस्ट है। अब मिस्टर कल्पेश कैन क्लेम रिडक्शन अंडर सेक्शन 24 इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर असेसमेंट ईयर 26-27, नो। क्योंकि क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में रिडक्शन मिलती है क्या, नहीं मिलती। कब मिलती है बेटा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में ही आपको क्या मिलती है, रिडक्शन मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए क्या होगा कि कल्पेश को रिडक्शन मिलने वाली है, नहीं, कल्पेश को कोई रिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी। कहां पर, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, whether reduction under section 80C can be claimed by above assessment year even though the construction was completed after the closure of the year, नहीं।
जब तक आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होती है, उस केस में आपकी जो क्या बोलते हैं टैक्सेबिलिटी है वो नहीं आएगी। तो सिंस यहाँ पर आपका जो क्या बोलते हैं टैक्सेबिलिटी है वो कब से आएगा, 26-27 से। तो प्रीवियस ईयर 26-27 से आपकी टैक्सेबिलिटी चालू होगी। तो 26-27 में ही आपको 24B हाउस प्रॉपर्टी इंटरेस्ट का भी मिलेगा और 80C दैट इज योर प्रिंसिपल का रिपेमेंट भी मिलेगा। सिंस हमारा प्रीवियस ईयर जो है वो लास्ट ईयर है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, तो इसलिए इसमें नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड से मिल जाएगा। ठीक है, आंसर जो है वो पूरा दिया गया है आंसर बैंक में, तो वहां से देख सकते हैं। एक बार दिखा देते हैं आपको आंसर बैंक कि पूरी आपकी जो चीजें हैं पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोलता है ये, इलस्ट्रेशन नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ रिडक्शन एडमिसिबल अंडर सेक्शन 80C। हाँ, और मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि हमारे जो आंसर बैंक है उसमें कोई भी आंसर स्किप नहीं किए जाते हैं और सारे सालों सवालों के जवाब जो है वो आपको आंसर बैंक में मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 80C, कंप्यूट द एलिजिबल रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। कि आपको क्या निकालनी है, एलिजिबल रिडक्शन निकालनी 80C में फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय मिस्टर बल्मा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26, details of which are given under and he has exercised the option of shifting out of default tax regime provided in the section 105 BAC। तो 80C की रिडक्शन निकालनी है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बल्मा। ठीक है, उसने पॉलिसी लिए 2011 में, 2014 में और 2020 में। एक सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए लिए, हैंडीकैप सन के लिए लिए। तो जब अपन 2011 में ले रहे हैं तो मैक्सिमम 20% ऑफ सम अश्योर्ड, 2014 में ले रहे हैं तो 10% ऑफ सम अश्योर्ड, 24 में ले रहे हैं तो फिर मैक्सिमम 15% ऑफ सम अश्योर्ड। अब सम अश्योर्ड है 2.5 लाख, 2.5 लाख का 20% कितना होगा, 50,000। मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 50। दिया कितना है 52, तो मिलेगा कितना 50। 10% कितना हो गया 18,000। कितना पेमेंट कर दिया 18,500, मिलेगा कितना 18,000। 4.5 लाख का 15%, 67,500। तो यहाँ पर कितना मिलेगा 67,500 टोटल। 1,35,500 का रिडक्शन मिल जाए। अब आई एम क्लियर, वेरी इजी क्वेश्चन, ऐसा एग्जाम में कभी भी नहीं आने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट 80CCD कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। क्या बोलता है ये कि मिस्टर श्रीवास्तव age 40 years, a salaried employee of Nirja Limited was contribution to National Pension Scheme 50,000 every year since 2016, was claiming deduction under Section 80CCD. In December 2025, he opted out of the pension scheme and withdraw a lump sum amount of 2 lakh rupees. Is the amount so taxable in his hand? क्या वो अमाउंट जो इसने विड्रॉ किया है वो इसके हाथ में टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लमसम अमाउंट विड्रॉ कर लिया है और क्लोज कर दिया है, विड्रू दी लमसम अमाउंट, तो कितना एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो 2 लाख इंटू 60%, कितना हो गया आपका 1,20,000। ये क्या हो जाएगा आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा और बचा हुआ 80,000 जो है वो क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है कि इसका रेशियो जो है वो किसका है 60 और 80 का। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, इलस्ट्रेशन नंबर 4, मिस्टर एक्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ध्यान रखने वाली बात है 10 और 14% में, furnishes you the following information for the previous year 25-26, compute total income if he has exercised the option of shifting out of default tax regime provided under section 105 BAC। अब बेसिक सैलरी जो है वो कितनी है 4 लाख, डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब डीए इन टर्म्स 2 लाख, सर्वेंट अलाउंस है आपका 15,000, लाइफ पेमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसी टेकन ऑन 1 April 15, कैपिटल अश्योर्ड 2.5 लाख, तो कितना अलाउ होगा 25,000। नेक्स्ट
Contribution to pension scheme under central government 14% of basic salary and DA. Matching amount of contribution is made by employer. ठीक है, तो ये आपका है 80CCD. आपको इसमें सबसेक्शन 1, 1B और 2 तीनों देखना है. ठीक है, 84,000. पेमेंट टू पीपीएफ अकाउंट इन हिज ओन नेम 1 लाख रुपए. तो ये क्या है आपका 80C. ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, टोटल इनकम. कम टू योर आंसर. इलस्ट्रेशन नंबर क्या है दोस्तों, 4. पेज नंबर है 70. कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम. तो यहाँ पर मैं लिखूंगी ऑफ मिस्टर श्रीवास्तव ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 26-22. ठीक है, और ये आपका हो गया, ये आपका हो गया कंट्रीब्यूशन. ये चीज हो गई है. अब सबसे पहले क्या बोला, टोटल इनकम. तो अपन बेसिक सैलरी लिखेंगे. बेसिक सैलरी ऑप्शनल टैक्स रिजीम है ना, तो यहाँ पर हमेशा लिखना अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम. बेसिक सैलरी कितनी दी हुई है, 4 लाख. डियरनेस अलाउंस डीए इन टर्म्स 2 लाख. सर्वेंट अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस में कोई डिडक्शन नहीं है, 15,000. फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू, एम्प्लॉयर आपके बिहाफ में कर रहा है पेंशन स्कीम, पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80CCD. ठीक है, तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो आपको टैक्सेबल होगा. और क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, अगर आप देखोगे तो 84,000 रुपीज. एम्प्लॉय ने भी 84,000 किया है और एम्प्लॉयर ने भी 84,000 किया है. ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 84,000. और एक बार चेक कर ले कोई एलिमेंट है, नहीं. टोटल कर देंगे ग्रॉस सैलरी. 6,99,000. तो 6,99,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000. स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी, 70, नहीं सॉरी 50,000 है ना, इसके लिए तो ऑप्शनल के लिए 50,000. टैक्सेबल सैलरी 6,49,000. ठीक है, तो 6,49,000 आ गया आपका टैक्सेबल सैलरी. अब यहाँ पे अपन क्या, ये अपना क्या है, क्या बोलते हैं, जीटीआई. तो टैक्सेबल सैलरी स्लैश जीटीआई आपका क्या है, ये. अब अपन माइनस करेंगे, माइनस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A. ठीक है, तो सबसे पहले मैं सेफ साइड में लिखना चाहूंगी क्या, 80CCD 1B. तो सबसे पहले मैं लिखूंगी 80CCD 1B एडिशनल डिडक्शन फॉर
एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस कितना है आपका यहाँ पर 50,000। अरे यहाँ पर भी हम लोग को डुअल बोल लेना था, क्या बोलते हैं, लाइन, तो इजी हो जाता। दो कॉलम लेना था, बट ठीक है हमने एक कॉलम लिया है। आउटर कॉलम इनर कॉलम, क्या एक कॉलम और कर दे। कभी भी टोटल नंबर क्वेश्चन आए तो आप दो कॉलम करिए, ज़्यादा इजी होगा। तो यहाँ पे होगा 50,000, तो अपन आउटर कॉलम में ले लिए 50,000। टैक्सेबल सैलरी यहाँ पर ले लिए 6,49,000। ठीक है, 50,000 50,000। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है आपका, तो आएगा आपका 80C। तो 80C में जो आपके रिडक्शंस हैं, तो उसमें सबसे पहला मैं कौन सा लूंगी, तो मैं लूंगी 80C में पहला रिडक्शन ले लूंगी पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मैक्सिमम अलाउड अप टू 10% ऑफ सम assured दैट इज 2.5 लाख इंटू 10% है 25,000। तो यहाँ पर अपन कितना ले लेंगे 25,000। फिर नेक्स्ट है आपका पेमेंट टू पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो इसमें मैक्सिमम कितना मिल जाएगा 1 लाख। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका 80CCD सबसेक्शन 1। ठीक है, दैट इज योर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम। ठीक है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम अंडर एनपीएस। न्यू पेंशन स्कीम में आप क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। ठीक है, अब इसके लिए हमने डिडक्शन एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन जो वो किया कितना है, तो हमने कंट्रीब्यूशन किया है 14%। 6 लाख इंटू 14% इज इक्वल टू 84,000, मतलब कि इन दोनों का 40%। अब इसमें मैक्सिमम रिडक्शन अलाउ कितना होता है, तो इसमें अलाउ होता है फर्स्ट इज योर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन दैट इज योर 84,000। सेकेंड आपको अलाउ होता है 14%, क्योंकि मेरा एम्प्लॉयर जो वो क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो 14% ऑफ सैलरी, तो दैट इज 84,000। विच एवर इज लोअर अगर मैं देखूंगी तो क्या हो जाएगा 84,000। तो कंट्रीब्यूट किया मैंने 84,000 माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD1B। कितना रिडक्शन ले चुके हैं 50,000, माइनस कर लो तो कितना बच गया 34,000। यहाँ पर अपन ले लेंगे कितना 34,000। 34,000। अब टोटल कर लो ये लोग का, तो यहाँ पर आपका जो टोटल है वो आ जाएगा टोटल आ गया 1,59,000।
but maximum allowed up to, but maximum allowed up to rupees 1,50,000 अंडर सेक्शन 80 CCE। तो आपको कितनी रिडक्शन मिलेगी? 1.5 लाख की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 80C में मैक्सिमम रिडक्शन कितने माली? 1.5 लाख। तो दो सेक्शन है आपकी, 80 मतलब सॉरी क्लब करके 80CC में कितने मिलेगी? 1.5 लाख, और 1B में मिल गई है इतना। और नेक्स्ट एक सेक्शन और है आपकी 80CCD सबसेक्शन 2, दैट इज योर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस। एक सेकेंड, हाँ, employee contribution to NPS 80CCD1, it is, I think it's 10%, not 14%। employee contribution 10% है। तो अगर मैं लेती हूँ यहाँ पर 6 लाख, तो ये होता है कितना? 60,000। एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन -50,000। यहाँ पे आपको एक्चुअल कंट्रीब्यूशन में से पहले ही माइनस कर देना है। यहाँ पर अपन लोगों ने एक वो कर दिया है, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन -50,000 इज इक्वल्स टू, तो वो कितना हो गया आपका? फिर 34,000 और 10% ऑफ सैलरी विच इज हाउ मच? तो 10% ऑफ सैलरी है आपका 60,000, विच एवर इज लोअर कितना हो गया? 34,000। तो आपको रिडक्शन कितने की मिलेगी? 34,000। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, ये ऐसा है आपका सोल्यूशन कि पहले जो आप ले रहे हो 84,000 -50,000, तो आपका कितना मिला? 34,000, और 10% ऑफ सैलरी आपका कितना है? 60,000, विच एवर इज लोअर हो गया आपका क्या बोलते हैं? 34,000। तो 34,000 की रिडक्शन जो है वो आपको मिल जाएगी। अब एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस है आपका मैक्सिमम 14% ऑफ सैलरी, मैक्सिमम क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है। 14% ऑफ सैलरी अलाउड भी है, और इन लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट भी कितना किया है? 14,000 ही, सॉरी 84,000 ही, तो 14% ही कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो 84,000 इधर लिखेंगे और 84,000 इधर लिख देंगे। अब ये आपके डिडक्शंस हैं, तो आपकी टोटल इनकम जो है वो कितनी आने वाली है? तो टोटल इनकम आपकी आएगी 3,65,000। 3,65,000। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में बच्चे अक्सर मिस्टेक क्या करते हैं? पहली मिस्टेक वो करते हैं कि 80CCD1B को रिडक्शन पहले नहीं देते। दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं कि एक्चुअल कंट्रीब्यूशन में से 50,000 माइनस नहीं करते, टोटल में जैसे अपने पहले किया था वैसे करते हैं। आपको वैसे नहीं करना है, एक्चुअल -50,000 करके ये, और 10% विच एवर इज लोअर, प्लस परसेंटेज कंफ्यूजन जो है वो हो जाता है। और 80CC2 बहुत बार भूल जाते हैं, 80CCD2 बहुत बार भूल जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वो नहीं भूलना है। और इसको अपन साथ में अपने कैसे याद रहेगा? तो अगर आप चार्ट बुक देखते हैं ना, तो ये पूरा एक ही पेज में लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर लिखा हुआ है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? रिडक्शन। ठीक है, और ये आपका लिखा हुआ है 80CCE के बारे में। आई होप आई एम क्लियर। यस, तो ये आपका हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 4। नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट, which is your 5. Following are the particulars of investment payment made by A employed with ABC Limited during previous year 25-26. Deposited in Sukanya Samriddhi Yojana in name of the daughter 15,000. कहाँ जाएगा? 80C. Deposited 30,000 in PPF Public Provident Fund में deposit किया हुआ है. That is what your 80C.
तो पब्लिक, हाँ, पेड ट्यूशन फीस ऑफ 24,000 इन फुल टाइम एजुकेशन फॉर हिज चाइल्ड इन इंडिया। फुल टाइम एजुकेशन अगर इंडिया में है तो 80C का डिडक्शन जो है वो मिल जाता है, ठीक है। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000 इन पॉलिसी टेकन ऑन 1 मई 2024 टू इंश्योर हिज लाइफ, सम अश्योर्ड इज 2 लाख, ठीक है। तो 10% ही मिलेगा, तो मैक्सिमम 20,000 अंडर 80C। Now, contributed 1,80,000 being 15% of his salary to NPS of central government. A matching contribution was also made by ABC Limited. ठीक है, तो 15% कॉन्ट्रीब्यूट किया है एनपीएस में और मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन एबीसी में भी किया है। कंप्यूट डिडक्शन अवेलेबल टू मिस्टर ए अंडर चैप्टर 6 से फॉर असेसमेंट इन 26-27 इज he have exercised the option of shifting out of default tax regime provided in section 5 BAC. Would your answer be different? क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा? इफ मिस्टर ए कॉन्ट्रीब्यूटेड 1,20,000 10% ऑफ हिज सैलरी टुवर्ड्स एनपीएस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। लेट मी चेक कि मेरा आंसर डिफरेंट होगा कि सेम होगा, उससे पहले मुझे सॉल्व कर लेना चाहिए। सो लेट मी डू दैट। कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अवेलेबल, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर। इलस्ट्रेशन नंबर क्या है? तो इलस्ट्रेशन नंबर है आपका 5 ना, हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 5। पेज नंबर क्या है सर आपका? पेज है आपका नंबर 5, पेज नंबर है आपका 71। कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अवेलेबल ना, कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर ऑप्शनल टैक्स regime। बेसिक सैलरी तो लिखनी ही नहीं, डायरेक्ट डिडक्शन की बात करनी है, तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करेंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको डिडक्शन लेनी है 80CCD1B में लेनी है, ठीक है। उसके बाद आप डिडक्शन लोगे कहाँ पर? 80C में, और उसके बाद आप लोगे 80CCD2 में। मैं लिख दिया है क्योंकि मैं भूलूं नहीं कि मेरे को डिडक्शन बचना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला क्या है? एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस अंडर सेक्शन 80CCD। मोस्ट इजिएस्ट 50,000, और ये 50,000 पूरा बाहर मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? 80C की। तो 80C में सबसे पहला जो पेमेंट है वो क्या है? सुकन्या समृद्धि स्कीम। तो मैं लिख रही हूँ पेमेंट, तो डायरेक्ट सुकन्या समृद्धि स्कीम, सुकन्या समृद्धि स्कीम। कितना बोला गया है? 15,000। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो यहाँ पर बोला गया है 30,000 रुपीज प्लस। नेक्स्ट है आपका क्या? ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस फुल टाइम एजुकेशन इंडिया चल जाएगा 24,000। फिर नेक्स्ट है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मैक्सिमम 10% ऑफ सम अश्योर्ड, तो 2 लाख इंटू 10% इज इक्वल टू कितना है? 20,000, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूटेड 1,80,000, तो ये आपका वो वाला है, तो 80C हो गया। अब बात करेंगे 80CCD, तो
सेक्शन 1 दैट इज योर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कितना आपका एक्चुअल, एक्चुअल में आपको कितना दिखाना है, तो एक्चुअल, तो एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन हुआ कितना है, 1,80,000 बीइंग मैचिंग ऑर्डर्स आल्सो मेड, तो 1,80,000 माइनस 50,000 तो पहले ही हो चुका है, तो कितना हो गया 1,30,000। और सेकंड आपका है एक्चुअल और इम्प्लॉय, एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी। अब 10% ऑफ सैलरी कैसे निकालेंगे, तो 1,80,000 अगर 15% है तो 10% कितना होगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1,20,000, तो 1,20,000 विच एवर इज लोअर, 1,20,000, तो यहाँ पर आ गया 1,20,000। टोटल कर देंगे इसका, तो टोटल आपका आ जाएगा 15,000 प्लस 30,000 प्लस 24,000 प्लस 20,000 प्लस 1,20,000 इज इक्वल टू 2,09,000, 2,09,000। बट मैक्सिमम अप टू, मैक्सिमम अप टू रुपीज 1,50,000 एज पर 80 CCE, 80 CCE के हिसाब से मैक्सिमम 1,50,000, तो यहाँ पर आप लोगे 1,50,000, ठीक है। फिर आगे 80 CCD2 दैट इज योर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस, तो यहाँ पर होता है आपका एक्चुअल, और सेकंड आपका होता है 10% और 14%, एक्चुअल और 10 से 14%, कितना परसेंट लेंगे अपन यहाँ पर, तो एक्चुअल अपन ले लेंगे, एक्चुअल या फिर 10 और 14% है क्या, कि कितना परसेंटेज है, एक्चुअल और CCD2 10-14%, 10%, क्योंकि प्राइवेट एम्प्लॉय है ना। तो यहाँ पर 10% और डिफॉल्ट टैक्स रेजिम थोड़ी ना ऑप्शनल है, 10% ऑफ सैलरी। तो एक्चुअल अगर आपका आएगा तो एक्चुअल आपने किया है 1,80,000 और 10% ऑफ सैलरी 1,20,000, विच एवर इज लोअर, कितना हो गया 1,20,000, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1,20,000। तो अगर आप माइनस कर देंगे तो आपकी जो टोटल इनकम है वो आ जाएगी, नहीं टोटल डिडक्शन कर लेते हैं अपन, टोटल क्योंकि इनकम तो है नहीं अपने पास, टोटल डिडक्शन जो है वो आपकी आ जाएगी 50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,20,000 इज इक्वल टू 3,20,000, ठीक है। अब इसको कॉपी करते हैं और इसी को पेस्ट कर देते हैं, और ये क्या पूछता है कि अगर 1,50,000 के बजाय 1,80,000 रुपये होता, तो मतलब सर 1,20,000, 1,80,000 के बदले 1,20,000 होता, तो उसमें इसमें क्या होता, तो क्या ये चेंज होता, नहीं ये चेंज होता, नहीं चेंज क्या होता, तो ये चेंज होता, एक तो 1,00,000 ये करते तो ये चेंज होता, ये भी चेंज होता, ये भी चेंज होता, ये चेंज होता, ये भी चेंज हो जाता, ये और जो भी आपका आता वो, और यहाँ पर 1,80,000, तो 1,20,1,20 ही होता, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लेते 1,20,000 माइनस 50, 1,20,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू 70,000, और 1,20,000 अगर 15% है 10% कितना होगा, 1,20,000 डिवाइड बाय 15 इंटू 10,
80,000, विच एवर इज लोअर 70,000। यहाँ पर कितना आता? 70,000। टोटल कितना होता? 15,000 प्लस 30,000 प्लस 24,000 प्लस 20,000 प्लस 70,000 इज इक्वल टू 1,59,000। मिलता कितना? 1,50,000। और एक्चुअल कितना है? 1,20,000। 10% ऑफ सैलरी कितना चेंज हो गया? सॉरी, ये तो 10% ऑफ सैलरी कितना हो गया? तो 10% ऑफ सैलरी आपका हो गया 10% ऑफ सैलरी कितना हो गया? 80,000, विच एवर इज लोअर। 1,20,000 और 80,000, विच एवर इज 1,20,000 और 80,000, विच एवर इज लोअर, तो 80,000 होगा ना। तो यहाँ पर अपन ले लेंगे 80,000 और 80,000, तो टोटल डिडक्शन चेंज हो जाएगा। तो फिर आपके केस में आंसर आएगा 50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 80,000 इज इक्वल टू 2,80,000। ठीक है। तो अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर 1,20,000 होगी तो ये आंसर होगा, और अगर इन्वेस्टमेंट 1,80,000 होगी तो ये। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर नाउ। नेक्स्ट मूव टू इलस्ट्रेशन नंबर 6, दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन। क्या बोलता है ये बोलता है सर, determine the eligibility and quantum of reduction available under chapter 6A in the following cases if he has exercised the option of shifting out of default tax regime provided in the section 115 ठीक है। पहला, subscription to notified long term infrastructure bonds 30,000 paid by Mr. A if also paid life insurance premium of 70,000 during the year। sum assured कितना है आपका? 3.5 लाख। पॉलिसी जो इश्यू हुई है वो कब हुई है? 2011। ठीक है। अब ये जो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स है, क्या आपने नाम पढ़ा है एटीसी में? नहीं। तो क्या 30,000 की डिडक्शन मिलेगी? नहीं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने भरा है 70,000, इसकी डिडक्शन मिलेगी, बट पूरे की मिलेगी क्या? लेट्स चेक। 3.5 लाख का 20% कितना होता है? 70,000, और आपने किया कितना? 70,000, तो मिल जाएगी। अगर आपने पॉलिसी 2012 से पहले ली है तो आपका सम अश्योर्ड का 20% डिडक्शन मिलता है, तो 3.5 लाख का 20% होता है 70,000। ठीक है। फिर कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन स्कीम, कि आप नोटिफाइड पेंशन स्कीम में डाल रहे हो, referred under section 80 CCD by the employer 40,000 from an employee whose basic salary plus dearness allowance is 3 lakh in that year। ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू रिडक्शन क्वांटम एलिजिबल, रिडक्शन कितनी मिलने वाली है? तो 80 CCD में कितना मिलेगा? 3 लाख रुपए है। नोटिफाइड पेंशन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 40,000 फॉर एन एम्प्लॉय, 40,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किया है, जिसका ये है तो वो है। तो CCD1 में आपको 10% अलाउ होता है, तो 3 लाख का ये तो 30,000 ही अलाउ होगा। और CCD2 में मैक्सिमम अलाउ कितना होता है? CCD2 में मैक्सिमम अलाउ होता है 10 और 14। नोटिफाइड पेंशन स्कीम रिकॉर्ड कौन क्या है नहीं पता, अज्यूमिंग 10% इज 30,000। ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम रिडक्शन जो है वो 10% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है। 1B भी लेते, लेकिन बाकी डिटेल्स दी नहीं है, तो 1B के बारे में अपन कमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पर आप सिर्फ प्रोविजन लिख के आंसर को एंड दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि 30,000 जो क्वालिफाई होगी रिडक्शन के लिए, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए भी और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। आई होप आई एम क्लियर। तो आज हमने क्या पढ़ा है? एटीसी जो इन्वेस्टमेंट वाली जो बात है, सीसीसी की जो सीरीज है, सीसीडी, सीसीएच और ट्रिपल सी और एटीसी, वो जो है वो हमारा खत्म हो चुका है। अब आज का हमारा होमवर्क, आपका होमवर्क क्या है? तो आज का आपका जो होमवर्क है बेटा, वो है कि आपको चार्ट बुक से जो है वो ये फर्स्ट पेज जो है वो कवर करके आना है। सो थैंक यू एवरीवन, एंड इफ यू क्या बोलते हैं आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, देन क्या बोलते हैं, हाँ एक चीज, फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन पुट योर मैसेज इन टेलीग्राम चैनल, जॉइन द टेलीग्राम चैनल गिवन बिलो। तो आपको अपडेट्स जो है वो मिलते रहेंगे। प्लस अभी जो है वो हम ऐप के थ्रू भी आपके डाउट सॉल्विंग के लिए लेके आ रहे हैं, तो ऐप जो है वो जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए, और सारी डिटेल्स जो है ऐप की, कि ऐप में आपको क्या क्या फंक्शन जो है वो अवेलेबल है
वो भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू।